आज हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इससे पेशतर कि हम इस थ्योरी को तफसील से पढ़ें, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। इससे जो पुरानी थ्योरी थी वो लिवस का कंसेप्ट था और हम जानते हैं कि वो एक ओवर सिंप्लीफिकेशन था। मिसाल के तौर पे अगर हम मीथेन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लिवस कंसेप्ट, तो मीथेन की स्ट्रक्चर ये बनती है। लेकिन जब डेवलपमेंट हुई, खास तौर पे एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड आया, तो उससे पता चला कि मीथेन के जो मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इस तरह की नहीं है। उसके अंदर जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। लिवस का कंसेप्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो मीथेन की है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसलिए जो नई थ्योरीज हैं उनकी डेवलपमेंट हुई, जिनमें से एक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी का जो मेन मकसद है वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना है। मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ तरह की ज्योमेट्रीज जाहिर करते हैं। इस थ्योरी का मकसद ये बताना है कि इनकी ज्योमेट्रीज की वजह क्या है। इसके मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। इसका मेन पॉइंट यह है कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल होता है जिसकी भी हमने ज्योमेट्री कंसीडर करनी होती देखनी, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल एटम होता है। मिसाल के तौर पे मीथेन की ही मिसाल लेते हैं, तो मीथेन में सेंटर में मौजूद है कार्बन। मीथेन के अंदर कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जो हम इसकी बॉन्डिंग करेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के पेयर क्रिएट हो जाएंगे बॉन्ड्स बनने की वजह से, क्योंकि हमें पता है इस बात का जो बॉन्ड होता है वो असल में इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि सेंट्रल एटम के गिर्द मौजूद हैं, वो असल में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इस रिपल्शन के नतीजे में वो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। जो एक दूसरे से दूर रहते हैं तो पीछे पीछे ही साथ ही ये वाले जो 7 एटम मौजूद हैं ये भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बन जाती है। जैसे मीथेन के केस में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये थोड़े से ड्रिफ्ट अपार्ट होंगे और थोड़े आगे पीछे जाके 3 डायमेंशंस में ये चारों के चारों हाइड्रोजन्स को ले जाएंगे, जिसकी वजह से मीथेन की स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल टाइप बन जाएगी। इसी को हम डिमॉन्स्ट्रेट अपना सादा तरीके से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि जैसे आपके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं मीथेन के, तो इन चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो कि ऐसे मौजूद थे, जब ये आपस में रिपल्शन करेंगे तो ये थोड़े से और 3 डायमेंशंस में जाके ये यूं करके टेट्राहेड्रल शेप बना लेंगे। ऐसा ये क्यों करते हैं? ताकि इनके दरमियान जो फासला है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनके दरमियान जो फासला है वो कम रहेगा और रिपल्शन ज्यादा होगी। अगेन मेन पॉइंट को अगर देखें, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम के गिर्द मौजूद तो हैं, लेकिन अब ये अपने आप को अरेंज करेंगे। यही इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और अरेंज करके मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बनने का बायस बनेंगे। Around the central atom to remain at a maximum distance apart to avoid repulsions, और ऐसा इसलिए करेंगे ताकि repulsions ना होने पाए। आइए जरा इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स देखते हैं। इसका पहला पॉइंट यह है, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी दोनों मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बनाने में हिस्सा लेते हैं। देखें, जो लोन पेयर होता है वो कई दफा हमें नजर नहीं आ रहा होता, हालांकि वो ज्योमेट्री बनाने में हिस्सा लेता है। मिसाल के तौर पे यहां पे देखें, हम वाटर की एग्जांपल लें, H2O। तो वाटर जो है एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। चाहिए ये कि ये लीनियर हो, दरमियान में ऑक्सीजन हो, इधर हाइड्रोजन हो, इधर हाइड्रोजन, इसकी शेप लीनियर होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज्योमेट्री लीनियर नहीं है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो जब हम देखते हैं तो इसकी ज्योमेट्री बेंड शेप है, वी शेप्ड है, 104.5 डिग्री का एंगल है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है
कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 वो बॉन्ड के लिए यूज कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास बाकी बच जाते हैं। वो जो 4 इलेक्ट्रॉन बाकी बचते हैं वो असल में 2 लोन पेयर है। 2 तो ऑक्सीजन के पास हो गए ये वाले बॉन्ड पेयर, और 2 उसके पास क्या मौजूद है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में हिस्सा लेंगे, ये भी असल में यहां मौजूद है, गो के नजर नहीं आ रहे लेकिन यहां मौजूद है। तो पहला पॉइंट ये है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को डिसाइड करते हैं दोनों। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट यही मेन पॉइंट है जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। दूसरा पॉइंट मेन अजम्पशन वही दूसरा पॉइंट है कि वैलेंस जो शेल होता है सेंट्रल एटम का, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में एक दूसरे को अरेंज करते हैं, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा पॉइंट असल में वही वाला मेन पॉइंट है। अब तीसरा सवाल हमारे ज़हन में यही पैदा होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो एक जैसी स्पेस जो है वो नहीं लेते हैं। लोन पेयर हमेशा ज्यादा स्पेस लेता है बॉन्ड पेयर से। अब ये बंदा पूछ सकता है कि इसकी क्या वजह है, लोन पेयर क्यों ज्यादा जगह घेरता है बॉन्ड पेयर से। यानी अगर कहीं आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मौजूद हों तो आपको वहां अगर रिपल्शन करवानी पड़े तो लोन पेयर क्या करेगा, वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा चूंकि जगह घेरता है इसलिए वो ज्यादा रिपेल करेगा। इस बात का दूसरा मतलब ये भी है। अब ऐसा क्यों है, किस वजह से है कि लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है? उसकी वजह यह है, जो लोन पेयर है वो असल में इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इलेक्ट्रॉन को संभालने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन को संभालने वाला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको स्क्वीज कर सकेगा। जितना न्यूक्लियस खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस लोन पेयर को, उतना न्यूक्लियस के वो करीब रहेगा और थोड़ी जगह घेरेगा। लेकिन मसला यह है कि लोन पेयर को सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो अपनी जानब खींचता है, जबकि बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करें, जैसे यहां पे वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड पेयर मौजूद है, और इस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने वाले 2 न्यूक्लियाई हैं, एक तरफ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और एक तरफ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए चूंकि लोन पेयर को सिर्फ एक न्यूक्लियस एक तरफ से अट्रैक्ट कर रहा होता है और बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर थोड़ा सा स्पेस में उस तरह से बाहर को नहीं निकल सकता जिस तरह के लोन पेयर स्पेस में बाहर को निकल सकता है। और ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि आप बताइए कि लोन पेयर ज्यादा जगह क्यों घेरता है। इसी ज़िमन में, इसी वजह से जब हम बात करेंगे रिपल्शंस की, तो लोन पेयर दूसरे लोन पेयर के साथ बहुत शदीद किस्म की रिपल्शंस रखेगा, जबकि लोन पेयर की रिपल्शंस बॉन्ड पेयर के साथ अगर हो तो वो थोड़ी सी कम होगी, और सबसे कम रिपल्शन करेगा बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर के साथ। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स। इसका देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में है। आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे भी बॉन्ड हो सकते हैं जो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। उस सूरत में क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि सिंगल बॉन्ड को ट्रीट किया जाता है। तो मल्टीपल बॉन्ड जो हैं उनको भी जस्ट लाइक सिंगल बॉन्ड ट्रीट किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जो डबल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो चूंकि एक ही जगह पे मौजूद होते हैं इसलिए वो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही गिने जाएंगे और वैसे ही वो ज्योमेट्री को डिटरमाइन करेंगे जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ ये होगा कि वो जरा जगह ज्यादा घेरेंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ज्यादा थिक होंगे और जगह थोड़ी सी ज्यादा घेरेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर शेप में होता है, हालांकि इसमें बी कार्बन है और कार्बन के पास वैलेंस शेल में अगर देखा जाए तो 4 बॉन्ड पेयर बने हैं दोनों तरफ, लेकिन चूंकि
डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ, तो ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह बिहेव करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर गिने जाएंगे कि कार्बन के गिर्द हैं और 180 का एंगल बनाएंगे। बट ये थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ एग्जांपल्स जिनसे मजीद वाज़ेह होगा कि और आपको मजीद इंशाल्लाह क्लियर होगा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या है।